ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया, समझ लिया कि क्यों हो रहा है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो अपन ने समझ लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो रहा है, क्या रीजन है, क्या कोज है उसका, ये सब तो समझ में आ गया अपन को। ठीक है, अब हमको करनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेरिवेशन, उसके लिए क्या फॉर्मूला है ना, तो वो अपन करते हैं आगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आओ देखो, देखो अब बोल रहे हैं कि एलिवेशन, एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलेरिटी पे यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे? ऐसे बोला गया कि डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बताओ क्या ये बात सही है? क्या डेल टी बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली है? आओ इस चीज को समझते हैं पहले। ये लो, अगेन ये ग्राफ बनाया अपन ने, इधर वही वेपर प्रेशर रखा है, इधर टेम्परेचर रखा है। ठीक है, यहां हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आ रही बात समझ में? ठीक है, और अब ये एक ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया था हमको। ये वाला ग्राफ किसका है? सॉल्वेंट का है, और सॉल्वेंट ये है सॉल्यूशन का। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक और सॉल्यूशन लेते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं। ये सॉल्यूशन 1, इसको अपन सॉल्यूशन 1 कर देते हैं, और एक और ग्राफ यहां बनाते हैं सॉल्यूशन 2 के लिए। ये सॉल्यूशन 2 का ग्राफ है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये 1। ठीक है, वो सॉल्यूशन 2। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से किसमें कंसंट्रेशन या सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा? है ना, जैसे अगर अपन पानी में चीनी डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर इन वाटर का अगर एग्जांपल दे रहे हैं, तो किसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होगी? सॉल्यूशन 1 में कि सॉल्यूशन 2 में? तो सॉल्यूशन 2 में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्यों? ऐसे कैसे पता चला? किससे पता चला? आप देख सकते हो कि दोनों में से किसका वेपर प्रेशर कम है। किसका वेपर प्रेशर कम है? सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर कम है। अब वेपर प्रेशर कम ज्यादा इसके कंपेरिजन में 1 के कंपेरिजन में ज्यादा कम हो रहा है ना? क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितना ज्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन 2 मोर कंसंट्रेटेड है किससे? सॉल्यूशन 1 से। आ गई बात तो समझ में? अब देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो ये पॉइंट्स हैं जिन पर इनके है ना वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब इनके रिस्पेक्टिव इनके अगर टेम्परेचर देखें तो ये हो गया क्या? टीएस। ये हो गया सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप टीबी लिख सकते हो। ठीक है, और सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट जिसको अपन टीबी डैश लिख लेते हैं, टीबी डैश। ठीक है, सॉल्यूशन 2 जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉलिड का अमाउंट ज्यादा है। अब अगर आप देखो तो ये तो किसका बॉइलिंग पॉइंट? प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्यूशन 1 का। और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन 2 का। तो आप देख सकते हो ज्यादा एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट कहां आ रहा है। अगर आप फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करो तो एलिवेशन इतना है ना, ये वाला पार्ट इतना एलिवेशन है। अगर आप सॉल्यूशन 2 की बात करो तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही नीचे चला जाएगा। जितना नीचे जाएगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए आपको उतना ही ज्यादा हीट करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर जितना नीचे जाता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ऊपर जाता जाएगा। वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। मैं आपको यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ, यानी कि आप बोल सकते हो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर में जितनी गिरावट आएगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर जितना नीचे जाएगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए उतना ही ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहां से अब आपको बात समझ आ जाएगी कि किस तरह से इनको आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल रहे हो। क्यों इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला गया है? कोलिगेटिव का मीनिंग ही बताया था आपको, को यानी टुगेदर और लिगेर यानी लिंक। क्या ये प्रॉपर्टी एक दूसरे से लिंक्ड है कि नहीं है? बिल्कुल। वेपर प्रेशर में गिरावट आ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी एलिवेशन आ गया है। एक प्रॉपर्टी में चेंज आया तो दूसरी प्रॉपर्टी में भी चेंज आ रहा है। बस यही
ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटेड प्रॉपर्टी, इंटर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? कोलिगेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको रिलेटिव लॉवरिंग भी बोल सकते हो, है ना, कि रिलेटिव लॉवरिंग जितनी ज्यादा होगी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली बन गया है क्या? RLVP के, हो सकते हैं ना इस तरह से। तो अब यहां से ये जस्टिफाई हो गया कि क्यों इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने बोला है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या मीनिंग है कि कैसे वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहां से अपन ये चीज तैयार कर ली कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, है ना, वैसे वैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये अपन इस ग्राफ से समझ लिए। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो हो गया, तो अब देखो, अब ये बोल दिया गया है कि डेल टीबी डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। अब कंसंट्रेशन में भी हम कौन सी कंसंट्रेशन रखें? कंसंट्रेशन में हम रखेंगे कौन सी? वेट बाय वेट, W/W कंसंट्रेशन लेंगे यहाँ पे। यहाँ W/V कंसंट्रेशन काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो टेम्परेचर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जिसमें टेम्परेचर क्या चल रहा है? टेम्परेचर को हम वेरी कर रहे हैं। अब जब टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो हम कौन सी कंसंट्रेशन को यूज नहीं कर पाएंगे? W/V कंसंट्रेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया था पहले कि W/V कंसंट्रेशन टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि अभी हमको यहाँ क्या कंसंट्रेशन को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। इसलिए कौन सी कंसंट्रेशन यूज करेंगे? W/W। और W/W की भी मोस्ट कॉमन जो कंसंट्रेशन है वो है कौन सी? मोलेलिटी। ठीक है, तो अब हम इस रिलेशन को किसकी फॉर्म में ले जाएंगे? मोलेलिटी की फॉर्म में लिख देंगे। डेल टीबी डायरेक्टली मोलेलिटी, डेल टीबी डायरेक्टली मोलेलिटी। ठीक है, क्योंकि W/W कंसंट्रेशन यूज करनी समझ में आ गया ना। W/W क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हमारा टेम्परेचर वेरी हो रहा होगा बार बार, सोल्यूशन का टेम्परेचर हम वेरी कर लेंगे। टेम्परेचर वेरी करेंगे तो फिर W/V कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगी। इसलिए अब अपन को कौन सी यूज करनी पड़ेगी? W/W कंसंट्रेशन यूज करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो मोलेलिटी को सिंपली आप ओनली, है ना, M भी लिख सकते हो, स्मॉल m जिसका नोटेशन है। ठीक है, और अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो डेल टीबी इक्वल्स टू जाएगा क्या? KB इंटू क्या? M। KB एक कांस्टेंट लगाया अपन ने। ठीक है, KB क्या है? KB को बोलेंगे क्या? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। और इसी का एक और नाम और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, देखो अब पहले तो अपन ये समझते हैं कि इसका नाम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे रखा है। एलिवेशन की इक्वेशन में यूज कर रहे हैं कांस्टेंट को, है ना, तो एलिवेशन की इक्वेशन में यूज किया जाने वाला कांस्टेंट क्या बन जाएगा? एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो एलिवेशन कांस्टेंट क्यों बोला वो तो समझ में आ गया। अब आगे मोलर क्यों लगाया, है ना, और इब्यूलियोस्कोपिक क्यों बोल रहे हैं, ये सब अभी थोड़ी देर में आगे समझ में आ जाएंगे, है ना। ठीक है, अभी तो केवल इतना समझ लो कि एलिवेशन कांस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि एलिवेशन की इक्वेशन में यूज कर रहे हैं इसलिए एलिवेशन कांस्टेंट। आगे इतनी बात समझ में। अब हमारा जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अगर अपन पुट कर देंगे तो डेल टीबी का अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? KB इंटू, है ना, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB आ रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट WA। और अगर अपन मास ऑफ सॉल्वेंट kg में तो लेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए किस में लेंगे? ग्राम में। तो अगर ये ग्राम में लिया जाएगा तो फिर ऊपर क्या लगाना होगा हमको? ऊपर 1000 लगाना होगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से डेल टीबी का एक एक्सप्रेशन ये भी बन जाता है। आ गया? बात समझ में आ रही है? ये था। अब डेल टीबी एक्सप्रेशन ये बन गया। यहां से आप डेल टीबी की चाहो तो यूनिट भी बना सकते हो। डेल टीबी की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ डेल टीबी, है ना। डेल टीबी क्या है? एक टेम्परेचर है, और टेम्परेचर यूनिट क्या होती है? केल्विन, है ना। केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये डेल टीबी की यूनिट हो जाएगी। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है, अब यहां से अपन को एक काम और करना है, केबी की डेफिनेशन और केबी की यूनिट भी बनानी है। क्या करना है? केबी के लिए जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन और उसकी यूनिट बनाते हैं। ठीक है, आओ देखो क्या बनेगी यूनिट और क्या बनेगी डेफिनेशन।
आओ देखो, पहले डेफिनेशन बना लेते हैं, फिर बनाएंगे यूनिट। तो क्या आ रहा है इसी में आ रहा है डेफिनेशन ऑफ किसकी, डेफिनेशन ऑफ के बी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ के बी कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। एक तो इससे बना लेते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि फॉर्मूले से डेफिनेशन बनानी हो, किसी भी चीज की डेफिनेशन अगर फॉर्मूले से बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है, जिसकी डेफिनेशन बनानी हो उसके साथ की सारी चीजों को क्या कर दो, यूनिटी कर दो। ठीक है, तो केबी को डिफाइन करना है तो फिर साथ में कौन है, मोलेलिटी, इसको 1 कर दो, ये रही मोलेलिटी और ये हो जाएगी 1, यानी कि 1 मोलेल सॉल्यूशन आप ले लो। ठीक है, तो बस अब जैसे ही इसको 1 किया आपने तो डेल टीबी क्या हो गया, डेल टीबी इक्वल्स टू हो गया किसके, ओनली केबी के। अब यहां से डेफिनेशन क्या बन गई, डेफिनेशन ये बन गई, यानी कि 1 मोलल सॉल्यूशन के, 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, 1 मोलल सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका एलिवेशन कांस्टेंट, और अब उसको बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, क्या बनी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहलाएगा इसका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। आ रही है बात समझ में, क्या बोला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल, क्या बोला है अपन ने, 1 मोलल सॉल्यूशन, तो 1 मोलल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन हुआ है ये उसका क्या कहलाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको समझ में आ जाएगा कि एलिवेशन कांस्टेंट के साथ हमने मोलल क्यों यूज किया था, आ गया। तो एलिवेशन कांस्टेंट तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एलिवेशन के इक्वेशन में यूज कर रहे हैं इसलिए एलिवेशन कांस्टेंट, और मोलल क्यों, क्योंकि ये डिफाइन हुआ है किसके लिए, 1 मोलल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया गया है, इसलिए क्या लगा दिया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। आगे बात समझ में, ये ना एक डेफिनेशन हमने यहां से बनाई सीधे मोलरिटी के फॉर्मूले से, मतलब एन के साथ ही। इसको आप चाहो तो थोड़ा टुकड़ों में करके बना सकते हो, कैसे, ये वाले आ गए समझ में, है ना। अब देखो दूसरी कैसे बनेगी, दूसरी बनाते देखो, है ना। अब हमारा डेल टीबी का जो पूरा फॉर्मूला था जिसमें हमने मोलिटी की भी, मोलिटी का फॉर्मूला भी पुट कर दिया था, क्या बन गया, के बी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए जो कि ग्राम में था, और इस ऊपर आ गया था 1000। ठीक है, यही था ना, आ गया। अब हमको यहां से भी वही वापस से केबी को डिफाइन करना है। ठीक है, क्या करना है, केबी डिफाइन करना है। अब केबी हमको यहां से डिफाइन करना है तो इसके साथ के पूरे फ्रैक्शन को, इस पूरे होल फ्रैक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे होल फ्रैक्शन को आपको करना पड़ेगा 1 यूनिटी। ठीक है, अभी पूरा होल फ्रैक्शन 1 कैसे हो, ये पूरा होल फ्रैक्शन 1 ऐसे होगा कि अगर आप एनबी रख लो कितना, 1 मोल, एनबी क्या कर लो 1 मोल, और डब्ल्यू ए कितना कर लो 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे डेल्टा टीबी फिर से किसके इक्वल हो गया है, डेल्टा टी फिर से इक्वल हो गया है केबी के। आगे तो अब यहां से फिर से डेफिनेशन आप बना सकते हो, क्या करके, है ना। जब 1 मोल सोल्यूट डिसोल्व किया जाता है कितने में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, तो जितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व होता है वही फिर उसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लिख देता हूं डेफिनेशन, क्या बन गई, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, कितने ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, देन तो क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point is called its molar elevation constant, molar elevation constant,
आ रही बात समझ? When 1 mole of solute is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो जितना भी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा वही फिर क्या कहलाएगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस अपने वहां मोलिटी को डायरेक्ट बोल दिया और यहाँ उसको टुकड़ों में 1 मोल और 1000 ग्राम सॉल्वेंट इस तरह से लेके बोल दिया। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ केबी। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ केबी के बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है यूनिट ऑफ केबी। क्या आ रही है? यूनिट ऑफ केबी। आओ देखो यूनिट ऑफ केबी कैसे बनाए। डेफिनेशन के बाद यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी। तो फिर से बहुत ही आसान है, डेल टीबी का फॉर्मूला क्या है हमारा? केबी इंटू एम। ठीक है, अब यहां से हमको यूनिट बनानी है, तो यूनिट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको जिसकी यूनिट बनानी है उसको छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, ये ले गई दूसरी साइड। ठीक है, अब डेल टीबी की यूनिट क्या थी? केल्विन में, है ना, ऐसा यूनिट तो केल्विन में लेंगे ना। और मोलरिटी को सिंपल आप ओनली एम से भी डिनोट कर सकते हो इसकी यूनिट को, तब तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? केल्विन पर मोलरिटी। ठीक है, अगर आप चाहो तो मोलरिटी को की पूरी यूनिट लिखो तो फिर क्या लिख सकते हो? केल्विन, केल्विन और मोलरिटी क्या होते हैं? मोलरिटी होती है अपने मोल्स पर केजी, है ना। तो ये लो, ये मोल्स और ये पर केजी ऊपर, तो केजी ऊपर आ जाएगा। तो अब यूनिट क्या बन गई है? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ये ध्यान रखें, केल्विन का के कैपिटल के है और किलो का के जो है वो स्मॉल के है। ठीक है, तो यूनिट केल्विन केजी पर मोल भी हो जाती है, केल्विन पर मोलिटी डायरेक्ट भी बोल सकते हो ये। तो ये इसकी डेफिनेशन और यूनिट हो गई है केबी की। एक केबी का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमको सीधे याद रखना होता है। क्या फॉर्मूला होता है ना? केबी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है MARTB स्क्वायर, है ना, MARTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन, डेल्टा वेपराइजेशन H। ये एक फॉर्मूला केबी का हमको सीधे लर्न कर लेना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लर्न कर लें। इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं, कभी कभार गलती से कोई पूछ ले तो बात अलग है, बाकी इस पे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो केबी इक्वल्स टू MARTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा वेपरेशन H। अब इसे कौन कौन क्या क्या है? ठीक है, मैं कैपिटल लेता हूं एक्चुअल में, है ना। MA क्या था? MA था मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पता ही है हमको। ठीक है, R हमारा वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना, TV इक्वल्स टू NRT वाला R। ठीक है, और TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या? सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा वेपरेशन H, डेल्टा वेपरेशन H क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की एंथैल्पी क्या होता है? वेपराइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग 11th क्लास में वैसे पढ़ रखा है, थोड़ा सा समझ लो इसको। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि आपने किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया, लिक्विड को कन्वर्ट किया किसमें? वेपर में। तो 1 मोल लिक्विड को, कितने को? 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आ गया? ये हमेशा पर मोल के लिए डिफाइन की जाती है, ऐसा अपन ने 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है सब। ठीक है, तो 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वेपराइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो MARTB के सब, तो MARTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा वेपराइजेशन इनटू 1000 सॉरी, है ना, इनटू 1000। ठीक है, ये केबी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको अपन को सीधे सीधे याद कर लेना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है केबी के लिए कि केबी किसका होता है? केबी सोल्यूट का होता है कि सॉल्वेंट का होता है, किसका होता है? तो केबी ध्यान रखें, केबी हमेशा, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉल्वेंट। क्यों? कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मोलर मास भी किसका चल रहा है? सॉल्वेंट का। आर तो खैर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टीबी भी किसका है? सॉल्वेंट का। वेपरेशन भी किसकी है? सॉल्वेंट की। तो सारी क्वांटिटी जो सॉल्वेंट की है, तो केबी भी किसका है? सॉल्वेंट का। केबी किसकी प्रॉपर्टी होती है? केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। आ रही है बात समझ में? केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप थोड़ा सा साइड में इसको लिख भी सकते हो चाहे से, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन की, अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन है ना,
दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक मान लो यूरिया का सॉल्यूशन है, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, एक शुगर का सॉल्यूशन है, और उन सब में अगर सॉल्वेंट कॉमन है, वाटर सॉल्वेंट है, तो सबके लिए केबी क्या रहेगा, सेम मिलेगा। हाँ, सॉल्वेंट अगर डिफर करेगा तो केबी भी डिफर करेगा। आगे बात समझ में? तो केबी किसकी प्रॉपर्टी होती है? केबी प्रॉपर्टी होती है ओनली सॉल्वेंट की। आ गया समझ में? इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। और फिर इसमें फिर वही लास्ट में फिर हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमको क्या करना होता है, पहले उससे पहले एक चीज और करना है। पहले तो ये जस्टिफाई करो कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो रियल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में आप देख लो कि क्या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है क्या वो, है ना। तो हम देख सकते हैं कि मोलेलिटी पे डिपेंड कर रही है, और मोलेलिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आता है, ठीक है। अभी इसको अपन फॉर्मूले को वापस भी लिखते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा था, डेल टीबी का। डेल टीबी का कौन सा फॉर्मूला आया था? डेल टीबी का हमारा फॉर्मूला आया था क्या, डेल टीबी, है ना। डेल टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है। अब आप जस्टिफाई कर सकते हो कि क्या डेल टीबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है डेल टीबी, इट मींस ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आ रही बात समझ में? तो यहां से ये समझ में आ गया कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। आ रही बात है ना। अब जो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको एक काम और करना है, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक काम और क्या करना होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आओ देखो कैसे करेंगे, है ना। जैसे अपने आरएलवीपी से भी किया था, वैसे यहां से भी करते हैं। क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम किससे, फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ईबीपी। जैसे अपने आरएलवीपी से किया था, वैसे किससे करना है, ईबीपी से भी करना है, ठीक है। और इस प्रोसेस को टर्म दी गई है क्या, इसको टर्म दिया गया है इबुलियोस्कोपी। इसी को क्या बोला गया, इबुलियोस्कोपी। और इसीलिए केबी का एक जो नाम रखा था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो इसीलिए रखा था क्योंकि इस प्रोसेस को मोलर मास बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से मोलर मास डिटरमाइन करने के मेथड को बोलते हैं इबुलियोस्कोपी। और इबुलियोस्कोपी में जो कांस्टेंट यूज किया गया था उसको बोला गया था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसलिए केबी के दो नाम हो गए थे, एक तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था और एक इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे मोलर मास, सिंपल सा, सिंस वी नो दैट डेल टीबी इक्वल्स टू क्या, है ना, केबी इंटू एनबी अपॉन डब्ल्यू ए जो कि ग्राम में है, और ऊपर क्या, थाउजेंड ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या रख सकते हैं अपन, एनबी हमको पता है, क्या कर सकते हो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहां रखा। तो अब डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन हमारा क्या आ गया, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी नीचे, ठीक है, ऊपर 1000 है ही और ये नीचे डब्ल्यू ए है ही है, ठीक है। अब हमको बनाना क्या है, हमको एम बी बनाना है। तो एम बी बनाने के लिए बस एम बी को इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ये लो, ये रहा एम बी। तो एम बी क्या बन जाएगा हमारा, के बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकेंगे, एमबी कैलकुलेट कर सकेंगे। देखेंगे अपन न्यूमेरिकल्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि मोलर मास है तो यूनिट तो हमको पता ही है इसकी, क्या, यू, है ना, यू और ग्राम पर मोल। आ गई बात समझ में। तो बस इस मेथड को क्या बोला गया, इबुलियोस्कोपी। इसीलिए केबी का नाम क्या रखा था, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये अपन ने मोलर मास डिटरमाइन कर लिया किसके हेल्प से, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से मोलर मास का डिटरमिनेशन। आ गया। तो ये था पूरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है, आरएलवीपी एंड ईबीपी, और दोनों से ही मोलर मास डिटरमाइन करना भी हमने देख लिया। आ गया।